अब देखो इसमें क्या क्या बात है, सबसे पहले प्रयोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, अल्फा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग समझेंगे वो है अल्फा किरण, कि ये होता क्या है। सही है ना। और एक चीज ये तो हम लोग 10th में पढ़ कर आए हैं, प्रकीर्णन, है ना, प्रकाश किरणों का प्रकाश की किरण का वायुमंडलीय कणों से, यानी कोई भी ऐसे पार्टिकल हो उससे टकराना, टकरा करके फैल जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। और इस पे एग्जाम्पल भी था, वो आकाश का नीला होना। आकाश का रंग अगर नीला है तो उसके पीछे का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता था। ये सब पढ़े हम लोग 10th में। हमको अल्फा किरण के बारे में पढ़ना है कि ये क्या है। तो अल्फा किरण जो होता है बाबू, इस पर आवेश जो होता है वो +2 का होता है, और इसका जो द्रव्यमान है, मास, वो कितना होता है, 4 होता है। अब हम, हाँ अल्फा, ये रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो सक्रियता कहलाता है। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं हमारे चारों ओर बाबू, जिसके नाभिक से स्वतः बिना कुछ किए कुछ अदृश्य किरणें लगातार निकलती रहती हैं। उन अदृश्य किरणों में एक है अल्फा, दूसरा है बीटा, और तीसरा है गामा। मैथमेटिकली अल्फा बीटा गामा सिर्फ एक वेरिएबल है, मैथ में तो ऐसे ही यूज करते हैं, लेकिन साइंस में जब हम आते हैं, यानी हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं वहां पहुंचते हैं, तो अल्फा जो है वो रेडियो एक्टिव किरण हो जाती है। रेडियो सक्रिय किरणों उन किरणों को कहा गया है जो बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, और इन पदार्थ के परमाणुओं के नाभिक से, ये न्यूक्लियस जिसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, उसके अंदर से आराम से, नाभिक से मतलब कौन कौन सी किरणें निकलती रहती हैं, या तो अल्फा, या तो बीटा, या तो गामा। अब इसका देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या बना, हम ध्यान से सुनोगे, हम लिखवा भी नहीं रहे तब भी आप समझ जाइएगा। अल्फा किरण का आवेश कितना होता है, +2, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 4। तो अब आप एक ऐसे तत्व को सोचो जिसका आवेश +2 हो और द्रव्यमान 4 हो। कौन है वो, परमाणु संख्या 2 वाला कौन सा हो सकता है, सही है क्या, 2 और साथ ही 4। अब हीलियम को अगर हम +2 लिख दें, इसका मतलब क्या होगा, हीलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, नहीं बोल सकते, तो ये हीलियम +2 आयन बन जाएगा। और एक तरह से अल्फा किरण को हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो अल्फा किरण बिल्कुल वही है जो हीलियम नाभिक है। जैसा हीलियम का नाभिक होगा बिल्कुल वैसा ही कौन होगा, अल्फा किरण का गुण होगा, क्योंकि दोनों का, इसका आवेश कितना होता है, +2, तो इसका आवेश कितना है, +2, इसका द्रव्यमान कितना है, 4, इसका द्रव्यमान कितना है, 4, हो गया। जिस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं, त्याग करते हैं, और त्याग करके धनायन बना लेते हैं। तो ये अपने इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ही ना है, तो ये क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके ही तो बनाएंगे ना आयन। तो अगर हीलियम अपना आयन बनाए तो हीलियम कैसा आयन बनाएगा, +2 बनाएगा, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। सही बोल रहे हैं क्या। और इसके द्रव्यमान कितना रहा, 4। तो जो अल्फा रे है बिल्कुल वही हीलियम का नाभिक होगा। बट सवाल फिर से वही फंसा, नाभिक, है ना। तो अब रदरफोर्ड आए और नाभिक के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोगों का साफ करेंगे, क्लियर करेंगे। अब देखो कैसे क्लियर होगा नाभिक। सबसे पहला चीज क्या है कि वो एक ऐसा डब्बा लिए जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ हो। रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते हैं, सर ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके नाभिक से, नाभिक किसमें होता है, परमाणु में, जिनके नाभिक से स्वतः निकाला नहीं जाता है, स्वतः अदृश्य किरणें, या तो अल्फा, या तो बीटा, या गामा जैसी अदृश्य किरणें लगातार निकलती रहती हैं। और जैसे जैसे ये किरणें निकलेंगी बाबू तो कमी आएगा। हीलियम अगर एक निकल जाए तो आवेश में +2 की कमी दिखेगी। आप देख रहे हो ना, अगर हम अपने साथ ये रखते हैं और हम यहां से चले जाएं तो इसकी कमी आएगी। ये जो चीज रखे हुए हैं हेडसेट घट गया, 2 स्केच की कमी आएगी इस क्लास से, 2 स्केच लेके हम निकल गए, तो जो चीज मेरे साथ लगा हुआ है सब चीज की क्या हो जाएगी, कमी। तो एक अल्फा किरण निकला, फिर और निकला और निकला, तो क्या लगता है ये लाइन लग के निकलेंगे, ऐसे निकलेगा, ढेर सारा निकलेगा। तो सबसे पहले रदरफोर्ड क्या किए, एक पात्र लिए, बॉक्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं लेड बॉक्स, शीशे का,
लेड बॉक्स। इस लेड बॉक्स में क्या रखते हैं? रेडियम। चलो रेडियम, रेडियम भी तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या बोल रहे हैं हम लोग? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो सक्रिय एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तत्व। और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल किसका कर रहे हैं यहां पर? रेडियम। सही हो गया। अब इनसे किरणें जब निकलेंगी बाबू, अदृश्य किरणें, तो बहुत सारी हो सकती हैं। अब इन किरणों को, जो बहुत सारी हैं किरणें, हमको बहुत सारी से मतलब नहीं है, हमको किरण पुंज से मतलब नहीं है, हमको एक किरण चाहिए। उस एक किरण को निकालने के लिए हम एक स्लिट लगाते हैं। इसका नाम क्या है? स्लिट। देखोगे, ध्यान दोगे, इस शेप का रहेगा, एक द्वार, एक दरवाजा, जैसे कि है मेरे पास ऐसा कुछ। बस निकल रही बहुत सारी, सेट। अब जितनी भी है ना रेस जो इस पर लगेंगी, उस सबको अवशोषित कर रहा है। अवशोषित का मतलब क्या हो गया? उसके पास से अब कोई गुजर नहीं सकती हैं। समझ गए ना? और सिर्फ गुजरने कितना को देगा? एकदम छोटा सा रास्ता, संकीर्ण रास्ता छोड़ा गया। देख रहे कभी भी और निकल रहा। अच्छा, और सटाओ, देखो इतना। तब इससे अब कितना होकर के निकला? केवल एक। हमको एक से मतलब है, क्योंकि हमको एक किरण चाहिए। समझ में आ रहा है बात? और ऐसे चीजों को क्या नाम दिया गया है? स्लिट। स्लिट लिख देते हैं भाई। वो भी क्या नाम दिया गया इसको? इसको बोला गया स्लिट। इनसे होकर अब ये जो रेज निकली, स्केल कहां गया भाई? देखो, देखिए इस तरह से रे निकली। अब बाकी कहां गई? सर और भी बहुत सारी निकली, बट ये स्लिट पर पड़ी, और स्लिट क्या किया? उनका कोई परावर्तन वगैरह नहीं करेगा, सीधे उसको अवशोषित कर लिया, ताकि मेरे प्रयोग में कोई दिक्कत ना आए। कोई प्रयोग में दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि अगर बाबू किसी वजह से ये किरणें ऐसे निकलती, मान लो ऐसे बेंड हो जाती, तो फिर भी वो यहाँ जाकर टकरा रही होती ना, तो मेरे प्रयोग को डिस्टर्ब करती, तो हम वो काम, रदरफोर्ड वो काम नहीं होने दिए। उसके लिए देखो वो क्या किए? स्लिट का प्रयोग किए। स्लिट क्या किया? जैसा भी हम आपको काम बताए, इसको अपने से कहीं भी नहीं रख सकते, नजदीक लाना है, लाना है, लाना है, इतना करना है कि इससे बस एक पतली सी किरण निकलती हुई आपको दिखाई दे। और ये किरण जो अल्फा किरण है, ये कौन सी है? यही है अल्फा रे। अब ये जो अल्फा किरण है, ये कहां जाकर हिट करेगी? किसको मार रही है? तो यहां पर रखा गया है एक सोने की, सोना एक धातु है ना बाबू, सोने की पन्नी। और कितनी पतली है सोने की पन्नी? तो लगभग, अगर आंकड़ा हम किताब में से देख लेंगे, हमको जहां तक ध्यान है 10⁻⁷ मीटर या उससे भी कम है। 10⁻⁷ मीटर का मतलब समझ रहे हो? 1/10⁻7 इतनी पतली होगी। अब इतना पतला क्यों रखा गया? मोटा क्यों नहीं रखा गया? पहले प्रयोग यहां तक आपको समझ में आया? क्या किया गया बाबू? एक रेडियम बॉक्स, माने शीशे का बॉक्स है, लेड, और उसमें कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया? रेडियम। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते किसको हैं? सर ये ऐसे तत्व होते हैं जिसके नाभिक से, हाँ, जिसके नाभिक अस्थायी होते हैं, जिसके नाभिक से निरंतर अदृश्य किरणें जैसे अल्फा, बीटा, गामा निकलती रहती हैं। अल्फा किरण के बारे में सिर्फ जानकारी मिला है। अल्फा किरण क्या है? सर अल्फा किरण ऐसी किरणें होती हैं जिनका आवेश +2 और द्रव्यमान प्लस मतलब 4 के बराबर होता है। क्लियर है? सर हम इसे हीलियम का नाभिक पुकार सकते हैं। हीलियम नाभिक बोल देंगे तो कोई गलती नहीं है। अल्फा किरण जा रही हो या हीलियम का नाभिक जा रहा हो, दोनों एक बात है। ठीक है बात यहां तक? अच्छा, अब ये है स्वर्ण पन्नी, और ये सोने की पन्नी को एक ब्लॉक में रखा गया है। ये देखो, ये ऐसा एक ब्लॉक में रखा गया। ब्लॉक का मतलब इस प्रकार का घेरा जैसा बना दिया गया है,
और ये घेरा जो यहां पर एक लेयर को लेके चलता है, एक परत बनाया, पर्दा जिसको कह सकते हैं, ये पर्दा किस चीज का है? ZnS, यानी जिंक सल्फाइड का। इससे पहले कि हम इसको ज्यादा गंदा करें, आप लोग ये फोटो पहले बनाइए, फिर हम समझाते हैं। प्रयोग ही याद कर लेना है, लिखा तो देगा टीचर वैसे भी, प्रयोग याद कर लेना है। पहले आप फोटो बनाइए पेंसिल से। अल्फा किरण प्रकीर्णन है ना, यानी अल्फा किरण का फैलाव, बिखराव। अच्छा, बिखराव वर्ड बोल दिया, फिर बिखराव कहाँ हुआ सर? ये तो सीधा निकलता हुआ आप दर्शा दिए, तो बिखराव भी हम दर्शा देते हैं। भाई ऐसा बात नहीं कि हम फिजूल में बकबक किया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये यहां भी निकला है, ठीक है, ये यहां भी निकला, ये सब है, समझ गए ना? सब अल्फा रेज है, ये भी अल्फा किरण है, तो ये जो लाइन देख रहे हो ये भी अल्फा किरण ही है। बस अंतर ये है कि जैसा अभी हम आपको बताया कि स्लिट क्या काम कर रहा था? अवशोषित करने का, तो सभी को अवशोषित किया, इनको भाई अपने से सिर्फ जाने दिया। इतना ही रास्ता बनाया जितना से एक किरण जा सके, ठीक है। वो अल्फा किरण किसको हिट कर रही है? सोने की एक पतली पन्नी को। और सोने की जो पतली पन्नी है वो कितना ज्यादा उसका विड्थ होना चाहिए, कितनी मोटाई होनी चाहिए? सर उसकी मोटाई अभी थोड़ी देर पहले ये भी तो हम बता ही रहे थे ना कहीं पे, या 10⁻⁻7 मीटर, विच मीन 1/1 पर कितना जीरो? 7। इसका मतलब 0.1234567 मीटर। बताइए, कुछ ज्यादा मोटा हो गया नहीं? इतना पतला क्यों किया गया? क्या है, मोटा पन्नी सोना का रखते महंगा बहुत ज्यादा था क्या? प्रयोग सब कुछ कर ही रहते, खर्चा उठा लेते, नहीं हो सही रहता? 2-4 किलोमीटर मोटा सोना का पतला मोटा पन्ना लगा, पन्नी क्यों, पन्ना लगाते, नहीं ठीक रहता। बट इतना पतला क्यों? क्या कारण रहा होगा? किसी भी पदार्थ को जब छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाओगे, काटते जाओगे, काटते जाओगे, जो सबसे अंतिम कण मिलेगा वो परमाणु होगा, क्योंकि उससे ज्यादा उसको तोड़ा नहीं जा सकता। कौन बताए? डाल्टन, सही है ना? लेकिन जब परमाणु के अंदर पदार्थ कण पता चलने लग गए, जैसे कि थॉमसन का मॉडल इनके समय मिल चुका है, 1911 की बात हो रही है, अभी थोड़ा पहले बताया था 12, तो वही 1911-12 के आसपास की बात है, रदरफोर्ड का मॉडल। तो ये 1911-12 की बात हो रही है। तो क्या थॉमसन का मॉडल मिल चुका है या नहीं मिला है? मिल चुका है, यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब ध्यान से बाबू, ये सब चीज इतिहास वाला है, तो कहानी है, कहानी सुन के आदमी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता हो चुका था। अब ये पदार्थ को छोटे छोटे हिस्से में काटेंगे, और जो अंतिम हिस्सा बचेगा उसको ये क्या बोलेंगे? ये परमाणु हो गया? नहीं, क्योंकि जो सबसे अंतिम हिस्सा वो कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। यही हुआ, ये काटते गए, उस पन्नी को पतला करते चले गए, करते चले गए, जो सबसे पतला पन्नी ये कर पाए, जो इनके लिए संभव रहा, वो सबसे पतला पोजीशन कौन सा था? 10⁻⁻7 मीटर। क्यों? क्योंकि परमाणु के आप काफी करीब हो गए, नहीं हुए करीब? जो सबसे छोटा और सबसे अंतिम कण मिलेगा वही ना परमाणु था। तो अगर आप उसको छोटा करते चले जाएं और इससे ज्यादा छोटा आपसे नहीं हो रहा, तो या तो वही परमाणु है या परमाणु के बहुत करीब हो गए। अब नहीं समझ में आया बात? अभी नहीं समझ में आया? अब आया समझ में? देखिए, आप छोटा कण को जो प्राप्त करते हैं, आराम से सोचना है, कोई भारी बात नहीं है। कद्दू देखें, कद्दू पे एग्जांपल लेते हैं, काटना उसको बड़ा आसान होता है, नहीं, काटना शुरू करो उसको। अब उसका मैंने पूरा भाजी नहीं बना देना है, एक हिस्सा काटा, उसको लिया, फिर उसको काटो, फिर उसका कोई एक आधा हिस्सा लो, फिर उसको काटो, फिर उसका आधा हिस्सा लो। इस तरह से काटते जाओगे, एक सिचुएशन आएगा बाबू जब एक डॉट के बराबर आपको मिलेगा। क्या ये पॉसिबिलिटीज है? क्या उससे ज्यादा तुम उसको काट सकते हो? नहीं। तो इनडायरेक्टली हम उसको या तो परमाणु कंसिडर करेंगे, अगर संसाधन की मेरे पास कमी है तो वही मेरा परमाणु है। समझने के लिए तो मान सकते हैं ना बाबू, और नहीं तो परमाणु के हम बेहद करीब हैं। अभी बात क्लियर है? इसीलिए ये पन्नी को क्या, सॉरी, सोने का स्वर्ण पन्नी जो है, सोने का जो पन्नी, उसको क्या कर रहे हैं? पतला करते चले जा रहे हैं, पतला करते चले जा रहे हैं, पतला। अब समझ में आ रहा है बात? तो पतला पन्नी का क्यों इस्तेमाल किया गया वो समझ में आ गया, क्योंकि किताब में ये बात नहीं मेंशन होता है कि पन्नी पतला क्यों है। तो हम लोग जनरली उसको पढ़ लेते हैं कि पतला पन्नी है, सोने की पतली पन्नी है, ले लिया और कर दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चा सवाल पूछा तो टीचर बोल देंगे कि अरे वो प्रयोग है तो कर दिया, ले लिया, बात खत्म हो गया। बात यहीं से शुरू होती है, पतला पन्नी क्यों, किरणों का यहाँ पर अवशोषण क्यों, ये सब बात करनी है। अब यहाँ जाकर के फोटो बन गया ना सभी का? हाँ, अब आगे बढ़ रहे हैं बाबू। अब यहाँ ले जाकर के हम इसको क्या कर दिए? हीट करा दिए। हीट कराने का मतलब कहां हुआ हीट? यहां। और ये हीट सोने पर नहीं हो रहा है, अब जरा सा गहराई में जाके देखो, परमाणु को हीट कर रहा है।
बोल सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं बाबू कि हिट किसको कर रहा है? परमाणु को। किसके? सोने के परमाणु, क्योंकि सोने का ही चीज नाप पतला किए थे, सबसे छोटा हिस्सा प्राप्त किए ना, तो ये परमाणु किसका परमाणु हुआ बाबू? सोने का। अब जैसे ही अल्फा किरण के द्वारा परमाणु पर प्रहार कराया, अब इसको इनडायरेक्टली फोटो देखो यहां, परमाणु, परमाणु का तो यही फोटो हम लोग जानते हैं क्या। अब ये फोटो हो गया परमाणु का। एक और स्केच पेन चाहिए। और यहां पर से कौन चल रहा था? अल्फा किरण ना, ठीक। जैसे वहां काम चलेगा ना, उसको हम ऐसे दिखलाएंगे यहां पे परमाणु के द्वारा, ताकि समझ में थोड़ा सा अच्छे से आए। अभी यहां टकराया बाबू, टकराने के बाद मैक्सिमम किरणें जो हैं वो सीधे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा किरणें कहां निकल गई? आगे की ओर निकल गई, ज्यादा से ज्यादा किरणें। तो इस तरह से अगर अल्फा किरण से प्रहार कराया गया, को जरूरी कि यहां रखेंगे इसको, ऊपर नीचे भी खिसका के चेक किया गया, समझ रहे हैं बात को? ऊपर नीचे खिसका के भी देखा गया, तो ये देखो अटैक हो रहा है। कौन सी किरणें हैं ये? सब अल्फा किरण है, सब। करा दिया। मैक्सिमम किरणें देख रहे हो, इनका बेंडिंग देख रहे हो कैसा हो रहा है? ऐसे जा रही है थोड़ा सा, मतलब यहां देखो, अल्फा का प्रवृत्ति क्या है? प्लस का, प्लस का। तो अब देखा ये गया बाबू कि इन दोनों के बीच में भी तो बहुत सारी किरणें रही होंगी, इनके बीच में भी रही होंगी, सही है क्या? तो अब निष्कर्ष क्या है? देखो निष्कर्ष क्या है, यहां गौर से देखो, उसको भी देखो। इन सब केस में एक हिस्सा है बाबू जहां से कोई क्रॉस नहीं है, देखो ये वाला हिस्सा, समझ में आ रहा है बात? अब इसका निष्कर्ष क्या है, उस पॉइंट पर जाइए। निष्कर्ष देखो क्या निकलता है। बाबू सो रहा है तुम, नींद आ रहा है, रात भर पढ़ाई करते हो क्या? इतना मत पढ़ो। परमाणु का जो अधिकांश भाग है, देखो ये सब खोखला है, खाली है, इसी वजह से ये सब किरणें आर पार निकलती हुई हमको दिखी। अधिकांश हिस्सा कैसा है? खोखला, खाली, निकल गया। लेकिन बीच वाला एक ऐसा हिस्सा है, कुछ हिस्सा ऐसा है यहां पर बीच वाला, जहां से किरणें ज्यादा नहीं निकली हैं, बल्कि पूरा का पूरा हिस्सा वहां पे स्टैक लग गया, वहां एकदम खाली ही दिखा, जो इस बात को इशारा करता है कि बीच में जरूर कोई जगह है जिसमें द्रव्यमान है, और द्रव्यमान होने के वजह से वो खुद रास्ता से भी नहीं हट रहा, ना अपने से वो किसी को जाने दे रहा है। सही है बात क्या? तीसरा बात उनको क्या पता चला कि जब अल्फा किरण आती है ना, तो बहुत ही कम ऐसी अल्फा किरण होगी जो इतना एंगल पे मुड़ती हैं। ये तो देख रहे हो मुड़ना, तो ये ऐसे क्यों मुड़ी? इसका मतलब है कि प्रतिकर्षण भी है। प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ? समान आवेश की चीजें कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आती। तो इसका मतलब प्लस वाला जब सामने आ रहा होगा, हिट करने करने को होगा, तो सामने देखा प्रतिकर्षण हुआ, तो वो आगे बढ़ के हिम्मत है कि यहां से गुजर जाएगा। ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या है कि तुम्हारे नाना में भी हम अपना हाँ मंजूर करवा लिए, ये वही ना मतलब होता है। लेकिन ये जब एकदम सामने आ रहा था इसके, तो सामने से ऐसे चला, ओहो, एकदम ऐसे, कभी भूल से भी अपने अगल बगल से गुजरने ही नहीं देगा, सीधे लौटा दिया। यहां देखिए, यहां लौटा दिया, ये देखिए यहां एकदम लौटा दिया। और करीब रहेगी कोई किरण तो वो और अच्छे से, जितना ज्यादा बीच वाले भाग के करीब गई वो उतना नजदीक से होकर गुजरेगी। सही है बात क्या? उतना छोटा एंगल बनाते हुए वो लौट जाएगी। एंगल छोटा होने का मतलब ये, और करीब ले जाइएगा और सामने लाइएगा तो वो और चिपटा होकर गुजरेगी, नहीं गुजरेगा। अगर वो बिल्कुल ऐसे आए, ऐसे, तो क्या हाल होगा? या हो सकता है कि जिस रास्ते आया था उसी रास्ते लौट जाए, वापस हो जाए, यही ना होगा।
इस वजह से रदरफोर्ड को जो सबसे पहला ध्यान गया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, यानी खाली, जिसमें कौन घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन। जो बताए थे कौन? थॉमसन। समझ में आया? और बीच में जरूर कोई द्रव्यमान वाला भाग होता है, जिसमें कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन, धनावेशित, वहीं पे प्रोटॉन होता है। ये हम लोग बात कर रहे हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। थॉमसन का परमाणु मॉडल चला था क्या? नहीं चला ना, क्योंकि वो तो कुछ अजीब ही बात बता दिए थे। अब इनका बात सुनो, काफी हद तक आपको लेजिट लगेगा, सही लगेगा। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक, और उस खोखले भाग में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और बीच में कौन बैठा हुआ है? न्यूक्लियस, नाभिक, जो जहां जो बैठा है, इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन प्लस वाला। कैसे मालूम? तभी तो किरणें लौट गईं, वरना प्रवेश कर जाती, सीधे निकल जाती। लेकिन ऐसा है नहीं, हम बार बार कोशिश किए कि सामने से भी गुजरे, लेकिन नहीं गुजरी, यानी प्रतिकर्षण है। अब प्रतिकर्षण किस में होता है? समान आवेशों के बीच में। अभी आया समझ में बात? कोई दिक्कत नहीं ना? यही है मॉडल। बाबू फोटो को सुधार कीजिएगा, मतलब ये सब चीज लिखिएगा, लिखिएगा बाबू। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में सन 1911 ईस्वी में अल्फा किरण की सहायता से एक प्रयोग किया। अल्फा किरण की सहायता से एक प्रयोग किया, जिसके आधार पर वे परमाणु के नाभिक की सही व्याख्या परमाणु के नाभिक की सही व्याख्या करने में सफल हुए। सही व्याख्या करने में सफल हुए। पूर्ण विराम। रेडियो सक्रिय तत्व के रूप में उन्होंने रेडियम का व्यवहार किया। रेडियम का इस्तेमाल करना, इसको बोलते हैं इस्तेमाल किया, रेडियम का। आगे लिखिएगा बाबू, पूर्ण विराम देने के बाद, कि अल्फा किरण वैसी किरणें हैं जो रेडियो सक्रिय तत्वों से अल्फा किरण वैसी किरणें हैं जो रेडियो सक्रिय तत्वों से निकलती हैं, जो रेडियो सक्रिय तत्व से निकलती हैं, जिनका आवेश +2 और द्रव्यमान 4 इकाई होता है। और द्रव्यमान 4 इकाई होता है। पूर्ण विराम। हम इन्हें हीलियम, ऊपर में लिखिएगा He2+ हीलियम, ये वाला बाबू। हम इन्हें हीलियम, हिंदी लिख रही है हीलियम, उसके बाद He2+, हाँ, आयन मान सकते हैं।
पूर्ण विराम। नीचे आइए बाबू, अब लिखिए प्रयोग, लिख करके डैश दीजिएगा। लिखोगे लिखोगे जब लेड बॉक्स में रखे रेडियम, जब लेड बॉक्स में रखे रेडियम जब लेड बॉक्स में रखे रेडियम से अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है, अल्फा किरण का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, तो ये किरणें किरण पुंज के रूप में रहती हैं, तो ये किरणें किरण पुंज के रूप में रहती हैं, जिन्हें एक स्लिट की सहायता से, जिन्हें एक स्लिट की सहायता से, जिन्हें एक स्लिट की सहायता से किरण रूप में बदला जाता है, किरण रूप में बदला जाता है, रूप में बदला जाता है। अब देखो, क्योंकि हम लोग क्लास 10 पढ़ करके यहां आए हैं, तो किरण पुंज और किरण समझ रहे हैं हम लोग। जो किरण पुंज था उसको किसके रूप में बदल दिया गया? किरण के रूप में बदला जाता है। ये बात हम समझ गए, नहीं समझ रहे हो सर? बहुत सारी किरणों का समूह था, उसको क्या कर दिया, बाकियों को सोख लिया और एक किरण के रूप में ले आए। किसकी सहायता से? स्लिट की सहायता से। आगे लिखिएगा, ये अल्फा किरण सोने की एक पतली पन्नी, सोने की एक पतली पन्नी, हाँ ब्रैकेट में लिखिएगा बाबू, 10 पर पावर -7 मीटर लगभग, 10 पर पावर -7 मीटर लगभग, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। सोने की एक पतली पन्नी पर प्रहार करती है, पर प्रहार करती है, जिससे गुजरकर अधिकांश अल्फा किरण, जिससे गुजरकर अधिकांश अल्फा किरण जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड ZnS के पर्दे पर गिरती है, जिंक सल्फाइड ZnS के पर्दे पर गिरती है, पर गिरती है। पूर्ण विराम। न्यू लाइन पर आइए, लिखिएगा अवलोकन। न्यू लाइन पर आइए, लिखिएगा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। देखने पर क्या हुआ? नंबर 1 लिखोगे बाबू, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए गुजर जाती है, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए गुजर जाती है। दूसरा लिखिएगा बाबू, कुछ अल्फा कण विचलित होती है, आगे लिखिएगा। तीसरा बिंदु, बहुत ही कम अल्फा कण
बहुत ही कम अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक पर विचलित होती है। बहुत ही कम अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक पर विचलित होती है। तीन बातें दिखी। क्या दिखी? बहुत सारी अल्फा कण क्या हो जाती हैं भाई? सीधे निकल जाती हैं, है ना। दूसरा क्या बताया गया? कुछ अल्फा कण विचलित होती हैं। विचलित होने का मतलब अपने रास्ते को छोड़ देना। तो इनको जाना ऐसे था, इधर मुड़ गई, इनको जाना ऐसे था, ये ऐसे हो गई, विचलित होती हैं। फिर तीसरा बताया कि कुछ ऐसी अल्फा कण होती है, बहुत ही कम ऐसी अल्फा कण है जो या तो 90 डिग्री या उससे ज्यादा का कोण बनाती हो। भाई देखो, सोचने वाली बात है ना कि ये अगर परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है, तो ये कण भी सीधा जाएगा, सीधा जाएगा, ये सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जाएगा, ये भी सीधा। देखो ये सब सीधा निकल गई, देखो ये सब सीधा निकला। और जो बगल से गुजरने वाला है, ये देखो यहाँ, तो यही ना बेंड होगा इसे। कितनी किरणें हैं जो बगल से गुजरेंगे? सर ये तो बहुत कम हिस्से में बैठा हुआ है, कौन? नाभिक। तो किरणें ज्यादा ऐसी होंगी जो सीधे निकलेंगी बिना विचलन के, अब बहुत ही कम किरणें होंगी जिनमें विचलन होगा, और उससे भी कम ऐसी किरणें होंगी जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा के कोण पे मुड़ेंगी। 90 डिग्री ज्यादा का मतलब देखो बाबू, 90 ये हुआ, ये 90 से ज्यादा हो गया 30, यानी 120 बन गया। क्या बहुत सारी किरणें ऐसी होंगी? नहीं, जो नाभिक के करीब होंगी वही ना। तो नाभिक का साइज है कितना है? एकदम छोटा। परमाणु का साइज अगर आप 10 पे पावर -8 मीटर का बोलोगे ना, तो नाभिक का साइज है 10 पे पावर -12 या 13 के आसपास। अब समझो इसको, ये 0 हो गया बाबू, यहाँ पे मान लो 10 पे पावर -1 है, तो उसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा तो मिलेगा आपको 10 पे पावर -8, और फिर मिलेगा आपको 10 पे पावर -12। अब इसको ये मत समझ जाना कि ये बड़ा है, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो ये परमाणु का हुआ इतना, और नाभिक का ये जो होगा ये और उससे इतना छोटा ही होगा, यानी बहुत बीच में सेंटर में, तुलनात्मक रूप से बहुत छोटा। माइनस में वैल्यू जब बड़ा होता है तो एक्चुअल में छोटा हो रहा होता ना बाबू, पता है ना ये बात? हाँ, जैसे -3 बड़ा है कि -7 बड़ा है? पक्का ना? बस वही बात है, तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, बात खत्म करते हैं। ये तो हुआ अवलोकन कि क्या देखा गया। कुछ किरणें सीधी निकल रही हैं, कुछ किरणें मुड़ रही हैं, और कुछ एक किरणें ऐसी हैं जो नहीं, जो शायद ही कोई किरणें ऐसी हैं जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा कोण बनाए। बहुत ही कम किरणें हैं जो 90 डिग्री या उससे ज्यादा कोण पर मुड़ती हो। तीन बातें हो गई। अब इस अवलोकन से क्या निरीक्षण हम करते हैं? लिखिएगा, निष्कर्ष निकालते हैं। अगला लगाइएगा निष्कर्ष डैश। पहला, पहला अवलोकन क्या था बाबू? अधिकांश अल्फा किरण जो है वो सीधे निकल जाती हैं, यानी परमाणु का कोई भाग को रोक टोक करने वाला था नहीं। तो इससे निष्कर्ष ये निकलेगा पहला वाले से कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। लिखिएगा निष्कर्ष में पहला, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा बिंदु क्या था? थोड़ा विचलन देखने के लिए मिलता है। लिखिएगा उसका जवाब में, दूसरा वाले के लिए अब जवाब दे। अवलोकन नंबर 2 पढ़िए, क्या कहता है अवलोकन नंबर 2? कुछ विचलन देखने के लिए मिलता है, यही था ना। तो विचलन क्यों देखने के लिए मिला, उसका कारण दूसरा नंबर पॉइंट पे बनेगा। लिखिएगा, अल्फा कण धनाविष्ट होती हैं। अल्फा कण धनाविष्ट होती हैं। अल्फा कण धनाविष्ट होती हैं, धनाविष्ट होती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि, इसका अर्थ यह हुआ कि केंद्र में, केंद्र में अवश्य ही कोई धनाविष्ट, अवश्य ही कोई धनाविष्ट है। केंद्र में अवश्य ही कोई धनाविष्ट है जो जो अल्फा किरण
जो अल्फा किरण को प्रतिकर्षित कर रहा है, जो अल्फा किरण को प्रतिकर्षित कर रहा है। और तीसरा था बहुत ही कम विचलन देखने के लिए मिलता है। सोच के देखो ना क्या बात हुआ अभी। अल्फा किरण जरूर यहां पर कोई प्लस वाला रहा होगा, ताकि ये जो प्लस वाला आ रहा था ये उसको अपने रास्ते से क्या बोलता है, ये हट जाओ। सही है ना, जरूर रहा होगा। कितना ज्यादा नहीं, ज्यादा किरणों का विचलन नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट पढ़े ना, ज्यादा विचलन, बहुत ही कम किरणें जो विचलित हुई हैं। कम क्यों, हम तो बहुत सारी किरण को भेजा था। कम विचलन होने का मतलब सामने में बहुत कम द्रव्यमान का, बहुत ही छोटा सा व्यास का कोई चीज रखा हुआ है, जिस वजह से अधिकतर किरणें जो है वो सीधी निकल जाती हैं, और कुछ एक जो है वो जाकर के उसको क्या करती होंगी, हीट करती होंगी, या उसके बगल से गुजरती होंगी। और जो उसके एकदम बगल से गुजरेंगी वो या तो 90 डिग्री से अधिक ही को कोण बनाएंगी, और जो उनके सामने से गुजरेंगी वो अगर एकदम सामने है बाबू तो हमको लगता है वो 0 डिग्री बन जाएगा। अगर लाइन एकदम ऐसे सीधा हो और सामने में न्यूक्लियस हो तो वो बिल्कुल उसी रास्ते में वापस भी लौट जाएंगी। सही है। और हल्का सा भी आगे पीछे होगा फिर वो देखो कितना होगा, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाकर लौटेंगी। इससे इस बात का प्रमाण मिल रहा था, कौन से बात का प्रमाण मिल रहा था, कि बीच वाला भाग जो है वो ज्यादा बड़ा भाग नहीं है, बहुत ही छोटा भाग है। तीसरा लिखिएगा, उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला, उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला, यह भी निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र का भाग, परमाणु के केंद्र का भाग धनाविष्ट के साथ साथ, धनाविष्ट के साथ साथ काफी कम, धनाविष्ट के साथ साथ काफी कम व्यास, काफी कम व्यास, जो लगभग 10 पर पावर माइनस 13 मीटर से 10 पर पावर माइनस 12 मीटर तक होता है। 10 पर पावर माइनस 13 मीटर से 10 पर पावर माइनस 12 मीटर तक होता है। 13-12 समझ में आ रहा बाबू, ये सब बात हो गया। निरीक्षण तीनों पॉइंट लिख लिए। तो परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला। विचलन होता है ज्यादा या कम, कम। ज्यादा किरणों में विचलन नहीं दिख रहा। और तीसरा चीज क्या पता चला बाबू, कि बहुत ही कम ऐसी किरणें हैं जो 90 डिग्री या उससे अधिक पर बेंड होती हैं। सही बात है क्या, 90 डिग्री या उससे अधिक का मतलब क्या हो गया, ऐसा वाला। ये 90 डिग्री या उससे ज्यादा है, 90 होता तो ऐसा होता, 90 से कम होता तो इधर जाता, तो 90 से ज्यादा है तो इधर लौटता चला गया। बहुत ही कम ऐसी किरणें हैं। और ऐसी किरण, ऐसा कोण कब बनेगा, जब नाभिक के बहुत पास से होकर गुजर जाएगा। और एक और जानकारी मिल गया, इसका मतलब यह है कि नाभिक बहुत ही छोटा होगा। और कितना छोटा है सर, इसका रेंज जो है 10 पर पावर माइनस 13 मीटर से 10 पर पावर माइनस 12 मीटर के बीच है। अब ऐसी परमाणु का आकार हो जाएगा, थोड़ी देर पहले बताया था 10 पावर माइनस 8, इसको बोलेंगे 10 पे पावर माइनस 7 मीटर से, सॉरी माइनस 8 से लेकर के माइनस 7 के आसपास लगभग। सही है क्या, तो ये परमाणु का व्यास हो गया। और ये इनका हो गया, किसका, नाभिक का। नाभिक छोटा होगा, जब ये वैल्यू बढ़े ना बाबू माइनस वाला, समझ जाइए उसका साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है बात, आगे लिखिएगा, नाभिक किसे कहते हैं। ये हो गया रदरफोर्ड का, हो गया। अब आगे लिखिएगा, नाभिक किसे कहते हैं, मतलब नाभिक को परिभाषित करना है अब हम लोगों को। नाभिक किसे कहते हैं, नाभिक किसे कहते हैं। नाभिक किसे कहते हैं, लिखिएगा बाबू। यह परमाणु के केंद्र में अवस्थित रहता है। नाभिक किसे कहते हैं, क्वेश्चन लिख लिया ना, अब इसमें लिखोगे यह परमाणु के केंद्र में अवस्थित रहता है। अवस्थित रहता है, पूर्ण विराम।
इसका आकार और आयतन, इसका आकार और आयतन दोनों ही, इसका आकार और आयतन दोनों ही बहुत कम होता है, दोनों ही बहुत कम होता है, पूर्ण विराम। इसमें प्रोटॉन की मौजूदगी होती है, इसमें प्रोटॉन की मौजूदगी होती है, इसमें प्रोटॉन की मौजूदगी होती है, जिस कारण यह धनाविष्ट प्रवृत्ति का होता है, जिस कारण यह धनाविष्ट प्रवृत्ति का होता है, प्रवृत्ति का होता है। नाभिक का व्यास, नाभिक का व्यास 10 पर पावर -13 सेंटीमीटर से, बाबू देखो यहां मीटर लिखा हुआ है, नाभिक का व्यास 10 पे पावर -13 सेंटीमीटर से 10 पे पावर -12 सेंटीमीटर, मीटर नहीं बाबू सेंटीमीटर में बहुत छोटा होता है ना, इसको काट लो बाबू, पीछे भी शायद लिखवा दिए हैं कहीं पर, देख लोगे। 10 पर पावर -13 सेंटीमीटर से 10 पर पावर -12 सेंटीमीटर के बीच होता है, के बीच होता है। होता है, पूर्ण विराम। क्या क्या चीज पढ़े बाबू अभी हम लोग? रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन पढ़ा, उनके प्रयोग को देखा, प्रयोग का हम लोगों ने अवलोकन किया, उस अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकाला, और उसके बाद क्योंकि नाभिक की चर्चा बार बार हो रही थी तो फिर नाभिक को लिखा। सही है क्या? प्रश्न लिखिएगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत करें। 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 जैसे कैसे वो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, इलेक्ट्रॉन कहाँ और प्रोटॉन कहाँ, वही आपको बताना कि एक परमाणु में सभी कणों की व्यवस्था बताओ, कौन से कण कहाँ पर हैं। लिखिएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। मुख्य बातें इस प्रकार हैं। मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पहला लिखिएगा बाबू, रोमन में लिखोगे परमाणु का, पहला लिखिएगा बाबू, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है। उसके केंद्र में निहित होता है, पूर्ण विराम। सेकंड पॉइंट लिखिएगा बाबू, परमाणु के आयतन की तुलना में, आयतन का मतलब कितना स्थान वो घेरेगा, परमाणु के आयतन की तुलना में, आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन, फिर से, परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन नगण्य होता है। नगण्य ऐसे लिखाएगा, न ग टवर्गी ना आधा अय्या, नगण्य होता है। नगण्य का मतलब बहुत कम, किसकी तुलना में बाबू? जैसे ब्रह्मांड की तुलना में तुम्हारी लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे ना कि सर अब क्या बात कर रहे हैं सर, ये कोई तुलना होगा?
तुलना किससे करोगे भाई, ऐसे तुलना ना होगा इन चीज़ों का, मेरे और आपके बीच में तुलना हो सकती है, लेकिन वो ब्रह्मांड के पूरे लेंथ को देख लो और अपना हदे है तो उसके सामने क्या कर लेंगे, उसको लगभग जीरो के बराबर मानेंगे। आगे 12th क्लास में ऐसा आता है क्वेश्चन, कई बार आपको मिलेगा आर माइनस ए, तो जहां पर आर का वैल्यू जब बहुत बड़ा हो जाए ए की तुलना में, तो इसका रिजल्ट किसके बराबर मिलेगा, आर का मान ए से बड़ा। कितना बड़ा, देखो डबल बड़ा, मैंने बहुत बड़ा, ये नहीं मतलब हुआ। तो जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़े में से 5 करोड़ का आपके पास कैश है, उसमें से हम एक सिक्का निकाल दिए, 5 करोड़ रुपया आपके पास है, चेंज वेंज सब, उसमें से 1 रुपया का सिक्का निकाल दिए। अब आपके पास कितना बचा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार -1, वो करें बैठ के, नहीं, अभी भी वो 5 करोड़ ही कंसिडर किया जाएगा। एक नोट के निकलने से 5 करोड़ में कोई कमी, हाँ उसमें से 10-15 लाख रुपया निकाल लो तो बड़े खेला लगे देखने में। हाँ, पूर्ण विराम। तीसरा बिंदु लिखिएगा, नाभिक का व्यास, नाभिक का व्यास 10 पर पावर -13 सेंटीमीटर से 10 पर पावर -12 सेंटीमीटर नाभिक का व्यास 10 पर पावर -13 सेंटीमीटर से 10 पर पावर -12 सेंटीमीटर के व्यास का होता है, के व्यास का होता है, जबकि परमाणु का व्यास, जबकि परमाणु का व्यास 10 पर पावर -8 सेंटीमीटर है, -8 सेंटीमीटर है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं बाबू कि 10 पर पावर -8 और 10 पर पावर -12 यानी लगभग 10,000 का अंतर पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, 0.000 ले जाएंगे, 1 लिखेंगे 8 गो का और एगो बनाएंगे 12 गो का, तो आप समझ जाइए उसी से कि कितना का अंतर पड़ जाता है, इसलिए उसको नगण्य बोला गया, एक को साइज में बहुत छोटा है। एक और लिख लो बाबू, नाभिक के बाहर का भाग अधिकांश रिक्त होता है, नाभिक के बाहर का अधिकांश भाग रिक्त होता है, अधिकांश भाग रिक्त होता है, अधिकांश भाग रिक्त होता है, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इसको आप याद करेंगे। अब यहां से देखो सवाल जो दिमाग में आपको घर में जाके दौड़ाना है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो कोई ना कोई ऊर्जा उसको मिल रही होगी तभी ना चक्कर लगा रहा है, सोचने वाली बात है। क्या वो ऊर्जा कभी खत्म तो होगी ना, तो जब खत्म हो जाएगी ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में गिर जाएगा तो परमाणु का साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक, परमाणु क्या हो जाएगा, अस्तित्व तो नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा। यानी हमारा शरीर, आपका शरीर, हमारे चारों ओर जितना भी सामान है सब किन चीजों से बना हुआ, एटम से, और उस एटम में नाभिक के चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी ऊर्जा से घूम रही है, ये ना मान रहे हैं, कोई बल होगा, कोई ऊर्जा होगा तभी ना वो घूम रही है। तो क्या वो ऊर्जा कभी ना कभी नष्ट होगी कि नहीं होगी, नष्ट होगी, खत्म होगी, और जब खत्म होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गिर जाना चाहिए, नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में गिरेगा तो परमाणु का अस्तित्व रहेगा कि खत्म हो जाएगा, नाभिक बचा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस खत्म ना, शून्य ना, तो परमाणु का अस्तित्व बचेगा कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या मेरा और आपका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में हो सकता था, क्या इस ब्रह्मांड को अगर आप एटम के नजर से देखो तो क्या इसका अस्तित्व हो सकता था, बट अस्तित्व तो है। तो कल टॉपिक यही रहने वाला है कि आखिर ये कौन सा पावर है जो इलेक्ट्रॉन को कॉन्स्टेंटली घुमा रहा है ना, लगातार हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता चला जा रहा है। रदरफोर्ड भी कुछ बताए हैं, उसको भी पढ़ेंगे, फिर नील बोर वगैरह का पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा हम लोग अच्छे से, ठीक है। आप लोग उसको बाबू ध्यान से पढ़ लीजिएगा घर पर।